Hello guys, welcome back on the lecture series of 12th class macroeconomics. हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और हमने पार्ट 4 तक डिस्कस कर लिया है। ये पार्ट 5 है जिसमें हम ये 3 टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसमें हम ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम कैसे क्या होता है, और इसकी फिर हम दो अप्रोचेस देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोचेस, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। ठीक है, तो आइए चलते हैं। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, अगर हम शॉर्ट टर्म को कंसिडर ना करें, सिर्फ इक्विलिब्रियम को कंसिडर करें, तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर डिमांड बराबर होती है सप्लाई के, तो जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। तो सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ डिमांड की जगह एग्रीगेट डिमांड को कंसिडर करते हैं, क्योंकि चारों सेक्टर द्वारा हम दो सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो दो सेक्टर द्वारा जो भी डिमांड की जाती है उन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड होगी। तो यहाँ पर भी जो इक्विलिब्रियम होगा आउटपुट का, वो क्या होगा कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होंगे, तो वो जो सिचुएशन होगी वो क्या कहलाएगी? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है। तो देखो, ये कोई पीरियड नहीं होता, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोई पीरियड नहीं होता, मतलब इसका एक सर्टेन कोई टाइम लिमिट टाइम फ्रेम नहीं होता। शॉर्ट टर्म वह सिचुएशन होती है जहाँ पर रिसोर्सेज को एक तरीके से देखा जाए जहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते, मतलब जहाँ रिजिडिटी होती है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक आइडियल सिचुएशन पे जाया जा सकता है, जहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं एग्रीगेट लेवल पर। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो आप 12th क्लास में आप पढ़ोगे वो केन्जियन इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे, केनेशियन भी बोल सकते हो या केन्जियन भी बोल सकते हो। तो केन्जियन ने जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट दिया था, हम वो पढ़ेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे क्लासिकल इक्विलिब्रियम भी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कैसे मार्केट बिहेव करती है, और केन्जियन के अकॉर्डिंग हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा फोकस जो होगा वो केन्जियन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। So, according to the Keynesian theory, according to the Keynesian theory, equilibrium is determined in terms of the aggregate demand and aggregate supply. We reach an equilibrium level of output or employment where aggregate demand is equal to aggregate supply. ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब पहुँचेंगे? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है कि इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द एग्रीगेट डिमांड कर्व्स क्रॉसेस द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस कहाँ होगी? सो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड में हम टू सेक्टर मॉडल क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने सिर्फ दो सेक्टर की बात की थी। वो है पहला सी हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है आई प्रोडक्शन सेक्टर। तो एग्रीगेट डिमांड में हमने सिर्फ ये दो सेक्टर की बात की थी, और हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम होता है। ठीक है, क्योंकि जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो बराबर होती है फैक्टर पेमेंट के, यानी कि इनकम के। ठीक है, यानी कि जितनी इनकम फैक्टर प्रोडक्शंस को दी गई है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। और हमें पता है कि इनकम इधर कंज्यूम की जाती है या फिर सेव की जाती है। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या हो गया? सी प्लस एस, और एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या हो गया? सी प्लस आई। ठीक है,
अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर देखें, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो एग्रीगेट डिमांड की जगह, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड की जगह मैं सी प्लस आई लिख सकता हूँ और एग्रीगेट सप्लाई की जगह मैं सी प्लस एस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सी और सी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल में सेविंग। तो देखो इक्विलिब्रियम की यहाँ दो अप्रोचेस निकल के सामने आई कि इक्विलिब्रियम जो है हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। सो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो पहली अप्रोच क्या है कि आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को आपस में बराबर पुट कर दोगे, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और दूसरा अभी हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों जो हैं वो क्या बताते हैं, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को बताते हैं। ठीक है, तो दो अप्रोच हमें पता चली कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब आपस में बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है, और इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी अगर आपस में बराबर होंगे तो वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो ए डी और ए इक्वल में ए एस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बोलते हैं इक्विलिब्रियम का, ए डी ए एस अप्रोच। ठीक है, और जो दूसरा था वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एस आई अप्रोच। ठीक है, सो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ए डी एंड ए एस और सेविंग और इन्वेस्टमेंट और ऑल प्लान्ड और एक्स एंड वेरिएबल्स। यानी कि देखो मैंने बताया था, हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है एक्स एंड और दूसरा होता है एक्स पोस्ट। अब एक्स एंड का मतलब क्या होता है, जो प्लान जो हमने पहले से ही ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि हम कितना डिमांड करेंगे इकोनॉमी में, पहले से ही लोगों ने सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के उन्होंने प्लान कर रखा है। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो किससे रिलेटेड है, वो एक्स एंड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे हम, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और प्लान्ड सेविंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो दो अप्रोचेस हैं इसमें जो एलिमेंट्स गिवन हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी अप्रोच में सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है, तो ये जो सारी टर्म्स होंगी वो किस नेचर की होंगी, वो एक्स एंड नेचर की होंगी। ठीक है, यानी कि प्लान नेचर की होंगी। तो अब हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड पहली अप्रोच ये है, एग्रीगेट सप्लाई। तो अब देख लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कैसे बनता है। अब देखो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सी प्लस आई से मिलकर बनता है। ठीक है, और हमें पता है कि सी जो है, सी का जो कर्व बनता है वो बी अपॉन में वाई डी, यानी कि सी कंजम्पशन फंक्शन है ये। ठीक है, और आई जो है हमने माना था कि दो टाइप्स के होते हैं, पर हम सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। यानी कि अगर आई बराबर कुछ भी वेरिएबल्स ले लेते हैं, मान लेते हैं सी है। ठीक है, सी माइनस में डी आई प्लस में ई वाई। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि जो हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, यानी कि इनकम बढ़े या घटे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हमने कंजम्पशन कर्व डिराइव किया था, कंजम्पशन कर्व हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो कंजम्पशन कर्व हमारा कैसा बनता है, अगर ये कार्टेशियन प्लान है जिसमें से हम यहाँ पर इनकम लेते हैं और यहाँ कंजम्पशन लेंगे, तो हमने बताया था कंजम्पशन कर्व जो है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनकम जीरो होने पर कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम किया जाता है और ये ए पार्ट होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मेरा कंजम्पशन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो कंजम्पशन कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का होगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा, इन्वेस्टमेंट जो कर्व होता है वो एक तरीके से फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मेरी इनकम लेवल चाहे बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट जो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके पैरेलल बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बनेगा, जहाँ पर सी और
आई जो है आपस में बराबर होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो कर्व कैसा बनेगा, तो देखो आई कर्व ये रहा, कंजम्पशन कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, तो लेट सपोज करते हैं कंजम्पशन कर्व ये रहा। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से बनेगा, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कर्व सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड है जो कि सी प्लस आई से डिनोट बनता है, यानी कि सी प्लस आई को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कैसा दिखता है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं वाई, और वाई एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है जहाँ पर सी प्लस आई है, ठीक है। तो ये कर्व याद रखना हमेशा, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ऐसा बनता है, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। तो हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के बराबर होता है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्योंकि इनकम ज़ीरो हो सकती है। देखो एक और बात है कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इनकम कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती इनकम जीरो, क्योंकि कंजम्पशन का भी जीरो नहीं हो सकता। और अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति, एक पर्सन का कंजम्पशन जो है वो दूसरे की इनकम होती है। तो अगर कभी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता तो इनकम कैसे जीरो हो सकती है। तो पर यहाँ तो माना गया है, तो ये सिंपलिसिटी के लिए माना गया है। रियलिटी में इनकम भी जीरो नहीं हो सकती और कंजम्पशन भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एग्रीगेट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर जीरो हो सकता है, आपकी इनकम जीरो हो सकती है, मेरी इनकम जीरो हो सकती है, पर देश की इनकम जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आदमी करेगा ही। तो ये सिंपल सिटी के लिए इनकम को ज़ीरो माना गया है कि इनकम ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, पर एक्चुअल में नहीं होती है। तो हम एजम्पशंस हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये 45 डिग्री का एक एंगल बनाता है, ये याद रखना 45 डिग्री का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई जो कि इनकम ही है, वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पर इनकम और हमने एग्रीगेट सप्लाई लिया है, वो क्या करता है, ये हाफ हाफ डिवाइड करता है, यानी कि आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट्स पर अगर कोई भी कर्व लिया जा रहा है तो वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ओरिजिन से होकर 45 डिग्री एंगल बनाता है। अब हम अगर तो हमने देख लिया एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बनता है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा बनता है। अब हम देखते हैं दूसरी अप्रोच में जो दो कंपोनेंट थे। तो पहली अप्रोच हमने डिस्कस कर ली, दूसरी अप्रोच हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। तो इन्वेस्टमेंट कर्व हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट कर्व में हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो होगा ऐसे होगा। और सेविंग कर्व हमने देखा था कि सेविंग पर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो ये नेगेटिव से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, ठीक है, तो आगे स्लाइड्स में हमें देखेंगे तो हमें पता चल गया है कि ये कर्व्स जो हैं कैसे बनते हैं और इनका बिहेव कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम इससे कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है वो देखो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। एक्स एक्सेस पर हमने इनकम लिया है या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ भी ये वेरिएबल्स, और कभी कभी जीडीपी भी लिखा रहता है और नेशनल इनकम भी लिखा रहता है, ये सारे इनकी मीनिंग जो है वो सेम होती है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड लिया है। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो सी और आई से मिलकर बना है वो कैसा है, वो एम से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ एम का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी है, और सी में जो ए पार्ट था ऑटोनोमस कंजम्पशन, उन दोनों को मिलकर ये बना है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम तभी प्राप्त होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। तो देखो ये दो कर्व जो हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ई पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। तो इसका मतलब ई पॉइंट क्या शो कर रहा है, ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम पर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन खींचे जाए
इनकम वाली लाइन पे, क्योंकि हमने इस पे इनकम मानी थी तो हमारा इनकम लेवल कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता चला हमें इस ग्राफ से। अब देखते हैं कि हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, तो शॉर्ट टर्म में कुछ अजम्पशंस होती हैं। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कुछ डिफरेंस होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता, पर हम इसको डिफरेंस करने के लिए ये 3 अजम्पशंस हैं। पहला ये है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक्स एंड नेचर की है, जो कि मैंने बताया था प्लांट नेचर की है, यानी कि हम प्लांट एग्रीगेट डिमांड और प्लांट एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। और दूसरा है इकोनॉमी इज इन शॉर्ट टर्म पीरियड। इकोनॉमी जो है हम उसमें शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें याद रखना होगा कि एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक टू द एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई को कितना भी बढ़ाया जा सकता है एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि थर्ड अजम्पशन का मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी में 1000 है, तो प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 100 करेंगे। मान लेते हैं ये 1000 हो जाता है, तो प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेंगे, 1000 प्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं ये 10000 हो जाता है, तो प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेंगे, 10000। तो यहाँ क्या होता है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्शन एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक बोला गया एग्रीगेट सप्लाई को टू द एग्रीगेट डिमांड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको थर्ड अजम्पशंस। अब देखते हैं ये डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस पे हमने लिया है, एग्रीगेट डिमांड और इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लेवल यानी कि इनकम लेवल लिया है, और वाई एक्सिस पर यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड को शो किया है। अब ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, और इस पॉइंट पर जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या है, वाई है, विच इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये जो y है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल लो, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट बोल लो। ठीक है, तो AD और AS अप्रोच आपको क्लियर हो गया होगा कि AD और AS अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये दोनों कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग है, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये फिर इनकम लेवल हो गया। ठीक है, अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई अगर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इकोनॉमी भी यहाँ पर है, तो ये तो अच्छी बात है कि इकोनॉमी पहले से ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। पर क्या हो अगर इकोनॉमी जो है वो ई से पहले हो, और क्या हो अगर इकोनॉमी जो है वो ई के बाद हो, यानी कि यहाँ कहीं लाई कर रही हो, या फिर इकोनॉमी यहाँ कहीं लाई कर रही हो, तो इस सिचुएशंस में क्या क्या होता है वो देखते हैं। सो व्हाट इफ़ द इकोनॉमी बिलो द ई पॉइंट और अबो द ई पॉइंट। ठीक है, अब हम पहले बिलो द ई पॉइंट की बात करते हैं। बिलो द ई पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये इस सिचुएशंस में है, इकोनॉमी जो है वो यहाँ कहीं लाई कर रही है किसी सिचुएशंस में। ठीक है, तो देखो यहाँ इस अगर हम इस एरिया की बात करें, तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना कि अंडर दिस सिचुएशन देखो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और सप्लाई जो है वो क्या है, प्रोडक्शन जो है वो कम है, पर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो अंडर दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर्स स्टॉक ऑफ गुड्स इज बिकमिंग लो, एंड बिकॉज पीपल आर बाइंग मोर गुड्स, दिस encourages the producers to produce more in order to make profit, and aggregate supply will increase till the point of where aggregate demand equal में aggregate supply हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि अगर इकोनॉमी जो है वो ई पॉइंट के नीचे कहीं लाई कर रही है, ई पॉइंट के बिलो लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जब डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्रोड्यूसर का जितना भी स्टॉक होगा वो जल्दी से बिक जाएगा। ठीक है, और जब सामान जल्दी से बिक जा रहा है तो एक रेशनल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए ताकि सामान और जल्दी बिक जाए और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, प्रोड्यूसर क्या अज्यूम करता है कि उसका सामान बिक जाएगा, और फिर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, इनकरेज होता है,
और ज़्यादा प्रोडक्शंस करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई जो होंगी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। और एग्रीगेट सप्लाई देखो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ एग्रीगेट सप्लाई आपस में एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में अचीव हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर तब तक एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाता रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा जब तक दोबारा वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ना आ जाए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हो अगर एग्रीगेट जो इकोनॉमी है वो यहाँ कहीं लाई कर रही है, ई पॉइंट के एबो लाई कर रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं लाई कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर है एग्रीगेट डिमांड के, इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड जो है कम है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है पर लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो देखो अगर आप एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर आप सामान बना ले रहे हो और आपका सामान ही नहीं बिक रहा है तो इसका मतलब आपका स्टॉक बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि नया प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, जो पुराना स्टॉक पहले से ही पड़ा हुआ है पहले उसे निकाला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हियर producer faces the unsold stock of goods because aggregate demand is lower than the aggregate supply, and this discourages the producer to supply less and they are demotivated to produce new products as old products are not get sold due to the shortage of demand। तो डिमांड की कमी होने की वजह से उनका जो पुराना प्रोडक्ट है वही नहीं बिक रहा है तो नया प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे। सो दस प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द सप्लाई and aggregate supply will decrease till the point where aggregate demand again meets the aggregate supply at equilibrium point। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड से तो प्रोड्यूसर्स का स्टॉक जो है वो बिकता नहीं है, जिसकी वजह से वो डिस्करेज होते हैं और प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई दोबारा कम होने लग जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम दोबारा से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ याद रखना कि शॉर्ट टर्म नेचर में, यानी कि जब आप शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस करोगे एडी या आईएस दोनों किसी भी अप्रोच से, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर अगर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो या तो इकोनॉमी यहाँ होगी या यहाँ होगी। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ किसी भी इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई गेट्स सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली बाय द मार्केट इटसेल्फ। ठीक है, एंड नो नीड फॉर एनी इंटरवेंशन इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। तो ये याद रखना कि शॉर्ट टर्म पीरियड में इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ई पॉइंट पर यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लेती है। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि उनका अनसोल्ड स्टॉक जो है उसमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन बिहेवियर जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो एडी और एएस अप्रोच हमने देख लिया है कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है और जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या सिचुएशन आती है और ये कैसे करेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम आईएस अप्रोच पढ़ेंगे। यहाँ आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग, एस जो है वो स्टैंड फॉर सेविंग। So under this approach, equilibrium level of income or output is determined at where the planned saving is equal to the planned investment। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कर्व देखिए, ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर हमने इनकम को डिनोट किया है, इनकम जो है वो वाई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है जहाँ पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिनोट किया है। अब ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन है। अब हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट एक लाइन है इन्वेस्टमेंट कर, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट से किसको शो कर रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और सेविंग कर्व हमने ड्राइव किया था, सेविंग कर्व जो है नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है जो डिस सेविंग को बताता है। डिस सेविंग का मतलब जहाँ इनकम मेरी 0 है यानी कि नेगेटिव सेविंग। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेविंग कर्व ये रहा और इन्वेस्टमेंट कर्व ये रहा। आपस में ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट ई है इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो ई पॉइंट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर्व और सेविंग कर्व जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पर हमारा जो इनकम लेवल है वो कितना है, वाई है। ठीक है, तो ये था आईएस अप्रोच का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। अब इसके देखते हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ अजम्पशंस जो हैं मान रखी हैं और ये अजम्पशंस शॉर्ट टर्म नेचर की हैं, जो कि जो हमने पहले एडीएस अप्रोच में पढ़ा था वही सेम
अजम्पशन है, अब देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आई एंड एस जो है आर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर, और ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनकम आउटपुट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट आर शोन रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स एक्सिस पे हमने इनकम और एम्प्लॉयमेंट लिया है और वाई एक्सिस पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट ली है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताता है कि आई एंड एस कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट ई पॉइंट विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट ये है एट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज वाई विच इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपका हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी दो सिचुएशन होगी कि इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो अच्छी बात है, पर अगर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो दो केसेस फिर से अराइज होंगे। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि एडी और एएस अप्रोच में भी दो केसेस अराइज हो रहे थे, जहां एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा था एग्रीगेट सप्लाई से, और दूसरा जहां एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा थी एग्रीगेट डिमांड से। यहाँ पर भी सेम दो केसेस अराइज होंगे अगर इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं होगी। वो दो केसेस कौन से हैं? या तो इकोनॉमी यहाँ होगी, इस सिचुएशन में होगी, यानी कि ई पॉइंट से पहले, बिलो द ई पॉइंट और अबव द ई पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट के राइट हैंड साइड और ई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो व्हाट द इकोनॉमी इज नॉट इक्विलिब्रियम, अगर डिसइक्विलिब्रियम पॉइंटर है तो दो केस होंगे। एक तो बिलो ई पॉइंट, अगर इकोनॉमी ई पॉइंट के नीचे है, यानी कि यहाँ की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऊपर है और सेविंग कर्व क्या है, नीचे है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अबव द ई पॉइंट, अबव द ई पॉइंट का मतलब ये वाला एरिया, इसमें क्या है, देखो सेविंग कर्व ऊपर है और इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व कम है और सेविंग ज़्यादा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिसाइड करेगी या कैसे अचीव करेगी। अब देखो ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप ई पॉइंट पर आ जाएगा, वो देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। सो पहला केस लेते हैं कि अगर इकोनॉमी जो है वो बिलो ई पॉइंट है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। सो हेयर ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ई से पहले वाले। तो हेयर द इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द सेविंग, यानी कि सेविंग कम है। और जब सेविंग कम है तो हमें पता है कि इनकम और सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग बराबर होते हैं। तो बताओ अगर सेविंग कम है तो इसका मतलब कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। सो पीपल आर सेविंग लेस एंड कंज्यूमिंग मोर, एज अ रिजल्ट ऑफ मोर कंजम्पशन द फर्म स्टॉक वुड फॉल because people are consuming more and the firms will increase the production till the time saving becomes the equal to the investment, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसे हम समझते हैं। देखो अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे की तरफ है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, तो हमें पता है कि इनकम और बराबर होते हैं कंजम्पशन और सेविंग से। अगर मेरी सेविंग लो है तो कंजम्पशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम अगर मान लेते हैं 100 है, मेरी सेविंग 20 है, तो मेरी कंजम्पशन तो हाई होगी ना। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो अगर ये और कम हो जाता है तो ये और ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकम या इधर कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से समझना कि जब सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब लोग जो हैं वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और जब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ज़्यादा प्रोडक्शंस करेंगे उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हायर किया जाएगा, लेबर को ज़्यादा रखा जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनकम इकोनॉमी में जनरेट होगी। अब हमें पता है कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये देखो कर्व भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो मेरी सेविंग जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ सेविंग कम है, पर अगर सेविंग कम होती है तो लोग इस तरीके से बिहेव करेंगे जिसकी वजह से इनकम बढ़ेगी और सेविंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और ये सेविंग तब तक बढ़ती जाएगी जब तक दोबारा ये इन्वेस्टमेंट के बराबर ना आ जाए, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में इकॉनमी अपने आप बिहेव करती है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के एबव है। एबव में क्या होता है, एबव में यहाँ पर इकोनॉमी में
सेविंग जो है वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अब बताओ अगर सेविंग मेरी ज़्यादा है तो इसका मतलब कंजम्पशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, कंजम्पशन जो होगा मेरा वो कम होगा, और कंजम्पशन अगर कम होगा तो मैं कम डिमांड करूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में लोग कम डिमांड करेंगे, और जब लोग कम डिमांड करेंगे तो इसका मतलब प्रोड्यूसर जो होगा वो प्रोडक्शन कम कर देगा, क्योंकि इसके गुड्स की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब ये एम्प्लॉय को फिर एक तरीके से निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा एम्प्लॉय को रख के क्या काम करेगा। तो लोगों की इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम और सेविंग जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देख लेते हैं कि if plant saving is greater than the planned investment, that is after the E point, it means the household are not consuming as much as the firm expected them to consume. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट स्टॉक इंक्रीजेस, क्योंकि उनका सामान बिकेगा नहीं तो उनका स्टॉक बढ़ेगा। टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक द फर्म विल रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो वो तब तक प्रोडक्शन अपना कम करता रहेगा जब तक वो दोबारा आपस में बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने फिर से देखा कि अगर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो दो केसेस अराइज होते हैं, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। और अगर इस वाले केस में सेविंग बढ़ती जाती है और इस वाले केस में सेविंग घटती जाती है, और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस द्वारा दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है, सो आई होप आईएएस अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो देखो इसमें हमने ये देखा, इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस पढ़ी हमने। इक्विलिब्रियम की पहली अप्रोच जो थी वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोचेस थी, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई ये कर्व ये है और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये है। यहाँ पर हमने इनकम और यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व लिया था। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो ये इस पॉइंट पर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में बराबर हैं और ये y1 है। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होती तो दो सिचुएशन आती है, या तो एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन होगा या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेस देन होगा, ये सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पहली सिचुएशन को कंसिडर किया जाए तो देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये रहा जो 45 डिग्री पर बनता है, याद रखना, और एग्रीगेट डिमांड का ये रहा। तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा इस सिचुएशन में है। तो अगर इकोनॉमी यहाँ कहीं लाई कर रही है तो ऐसे में क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनका जो प्रोड्यूसर का स्टॉक है वो जल्दी बिक जाएगा, और फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और ये इस पॉइंट पर आके मिल जाएगा। और अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो स्टॉक है वो बचा रह जाएगा, सामान नहीं बिकेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कट करेंगे और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी और इकोनॉमी में दोबारा ये ए पॉइंट पर आ जाएंगे। और दूसरी अप्रोच हमने पढ़ी थी आईएस अप्रोच, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच, जिसमें हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर आपस में बराबर हों, जहाँ हमने दे देगा ये इन्वेस्टमेंट कर्व है और ये फिर सेविंग कर्व है, यहाँ आपस में बराबर है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम या तो सेविंग के ग्रेटर देन होगी या फिर इन्वेस्टमेंट लेस देन होगी सेविंग से। और इन दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि इकोनॉमी कैसे बिहेव करती है और ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैसे पहुंचती है। तो आई होप आपको ये दो अप्रोचेस शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।